आज हम निबंध संग्रह के अंतर्गत अंतिम निबंध नंदकिशोर आचार्य द्वारा रचित परंपरा बोध और समकालीन साहित्य के अंतर्गत जो विचार व्यक्त किए गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। आचार्य जी जो हैं एक गंभीर चिंतक और नाटककार रहे हैं। इन्होंने अपने कृतियों के अंदर प्रकृति का सजीव अंकन किया है और जो अनुभूतियाँ उनकी है, जो उन्होंने अनुभव किया है, उसको सहज रूप से सब तक पहुंचाने का, संप्रेषित करने का कार्य किया है। सबसे पहला जो इसके अंदर प्रश्न उठता है कि साहित्य की परंपरा का अर्थ क्या है। इस पर जो है दो तरह से विचार किया गया है। पहला तो यह है कि किसी विशेष संस्कृति का साहित्य अपना प्रयोजन क्या मानता है, अर्थात वो क्या कहना चाहता है, क्योंकि प्रयोजन में सत्य ही प्रतिफलित होता है। और दूसरा यह है कि उस साहित्य में यह प्रयोजन रचनात्मक परंपरा के रूप में किस हद तक उभर कर सामने आया है। अब इसी के अंतर्गत भारतीय साहित्य दृष्टि जो है रस निष्पत्ति या रसानुभूति को साहित्य का चरम प्रयोजन मानती है। अन्य सभी साहित्य शास्त्रीय संप्रदाय जो हैं अंततः उसी में समाहित हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर उसके साथ ही शिवेत रक्षते को भी उतना ही महत्व दिया गया है। इसलिए अब यहाँ पर सवाल ये उठाया है कि साहित्य का चरम प्रयोजन जो है वो रसानुभूति का आनंद अर्थात सौंदर्य शास्त्रीय है या कोई नैतिक अर्थवत्ता। क्या रस और शिवेत रक्षते अर्थात नैतिक चेतना में कोई वास्तविक संबंध है या नहीं है। इसी के अंतर्गत उन्होंने रसानुभूति के साथ साथ नैतिकता को भी जो है वो जोड़ दिया गया है, क्योंकि रस का जो आधार है वो अनुभूति है और अनुभूति से तात्पर्य होता है विषय और विषय का अभेद। इसीलिए डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे प्रत्येक अनुभूति को आत्मानुभूति मानते हैं। इसके अतिरिक्त ये भी कहा गया है कि जो रस है वो आत्म प्रतीति है। अगर आत्म प्रतीति है तो नैतिकता की बात कहाँ से आती है। लेकिन उसी के साथ उसका आगे विश्लेषण करते हुए वो कहते हैं कि जो साहित्य की सृजन परंपरा है वो इसी दृष्टि से विकसित हुई है कि हम उसे आगे से आगे पहुंचाते जाएं, क्योंकि जो साहित्य है वह लौकिक व्यवहारिक जीवन के अनुभवों से गुजरते हुए परमार्थ की सिद्धि करता है। अब जैसे लौकिक साहित्य की बात की गई है, इसके अंदर भी नैतिक अनुभूति ही जीवन को पवित्र और सार्थक करती है। कह सकते हैं कि वहाँ पर आत्मानुभूति और मूल्यानुभूति का एकत्व प्रदर्शित किया गया है। जैसे महाभारत और रामायण दोनों का ही मूल्यानुसंधान किया जाए तो नैतिक साधना के संप्रेषण से वो हमें आत्मानुभूति की रस दशा तक ले जाती है। लौकिक कवियों के अंदर ही सर्वोत्कृष्ट माने जाने वाले कालिदास ने भी जीवन का भरपूर उपयोग किया है और इसी दृष्टि को आगे विकसित किया है। वैसा ही श्री अरविंद कहते हैं कि ये तप द्वारा पवित्र किया गया है। जीवन का यही पवित्रीकरण कर्म और नैतिकता का ये समन्वय ही भारतीय साहित्य के अंदर दिखाई देता है। अब इसी प्रकार महात्मा गांधी का भी यहाँ पर एक दिखाया गया है कि किस प्रकार उन्होंने भी स्वाधीनता जो संघर्ष है उसको आध्यात्मिक साधना की तरह किया है, जो नैतिक को ही आध्यात्मिकता मानते हैं। जीवन का ये जो नैतिक बोध है वो नैतिकता में ही शक्ति का विलय माना गया है। यही हमारी साहित्य परंपरा का केंद्रीय सरोकार है।
जिस प्रकार से इसके अंदर एक उदाहरण मैंने राम की शक्ति पूजा का आपको दिया है कि जो राम की शक्ति पूजा है, यहाँ पर ये पूजा वस्तुतः किसी निरपेक्ष शक्ति की नहीं बल्कि उसके कल्याणकारी रूप की है। शक्ति का कल्याणकारी रूपांतरण ही तो आत्मोत्सर्ग की मांग करता है। अन्याय के विरुद्ध जो संघर्ष है वो भी अपनी प्रक्रिया में नैतिक होना अनिवार्य मानता है। इसी प्रकार के भाव जो हैं हमें प्रसाद के नाटकों के अंदर भी मुखरित मिलते हैं। प्रसाद के जो चरित्र हैं, चाहे वो आकाशदीप का हो या पुरस्कार कहानी का हो, दोनों के अंदर ही वैयक्तिक भावना और कर्तव्य का द्वंद्व रहता है। लेकिन फिर इन्हीं सभी बातों को छोड़कर अंत में कर्तव्य का ही पूर्णतः निर्वाह किया जाए। प्रेमचंद ने भी अपने रचना संसार के अंदर नैतिक आग्रह को दर्शाया गया है। जो नैतिकता है वो साहित्य के अंदर कभी स्थूल घटनाओं में, कभी चरित्रों में, कभी वर्णन कौशल में, कभी भाषा में दिखाई पड़ती रहती है। अब इसके बाद में आधुनिक मूल्यों के अंतर्गत ही दो मूल्य यहाँ पर अलग से और वर्णित किए गए हैं। वो हैं स्वतंत्रता और समानता के मूल्य। ये जो दो मूल्य हैं ये आधुनिक हिंदी लेखक के लिए केंद्रीय सरोकार हैं। जैनेन्द्र और आगे ने इन्हीं दोनों ने ही स्वतंत्रता को एक मूल्य की तरह स्वीकार किया, लेकिन उन्हें ये स्वतंत्रता अमर्यादित नहीं बल्कि एक गहरे नैतिक बोध से परिचालित लगती है। इसलिए वहाँ पर स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो दायित्व से अधिक नहीं है। इसी प्रकार अज्ञेय ने और जैनेन्द्र ने स्वतंत्रता को अमर्यादित नहीं बल्कि एक गहरे नैतिक बोध से लेकर के उन्होंने इसे जोड़ा है। अज्ञेय के द्वारा रचित असाध्य वीणा के अंदर जब प्रियवंद अहम का त्याग कर देता है और अपने आप को समग्र के प्रति समर्पित कर देता है तो जो वीणा का जो संगीत है वो मुखरित हो पाता है। उसी प्रकार स्वतंत्रता का जो अगला आयाम है वो समानता या समता है। शमशेर, रघुवीर सहाय ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लेखक हैं जिन्होंने सीमित दायरे को तोड़ करके उससे कहीं आगे बढ़ने का प्रयास किया है ताकि आत्म से जुड़ने के लिए वो लोगों के अंदर संवेदना जो है उत्पन्न कर सके। क्योंकि समकालीन साहित्य में स्त्री पुरुष असमानता, दलित वर्ग के दमन शोषण और सामंतवादी पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा आर्थिक सामाजिक शोषण और अन्याय के चित्र हमें दिखाई पड़ते हैं। अब जब यथार्थवाद का आग्रह बढ़ रहा है तो ऐसे चरित्रों को कृत्रिम ना लगे, इस कारण से प्रभावशाली बनाने का प्रयास जो है किया गया है। इसीलिए साहित्यकार ने आदर्श चित्रण का रास्ता छोड़ करके यथार्थ के दबाव को स्वीकार किया है। लेकिन इसके साथ ही समकालीन साहित्य की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यथार्थ का चित्रण उन्होंने करते हुए नैतिक संवेदना को निरंतर साथ रखा है। ये सारी जो संवेदनाएं हैं उनके काव्य में, उनकी कहानियों में, उनके लेखन में विविध रूपों में हमें जो है दिखाई देती है। ये सही है कि वैज्ञानिक शोधों के प्रति सजगता और स्वतंत्रता, समानता जैसे आधुनिक मूल्यों का होने के कारण जो आधुनिक साहित्य है, आधुनिक कही जाने वाली सभ्यता को स्वीकार नहीं कर पाया है, क्योंकि आधुनिक तकनीक, नगरीकरण, पूंजी और सत्ता के केंद्रीकरण के कारण व्यक्ति
परिवार का जो विखंडन है, आधुनिक जीवन शैली है, वो जो हमें दिखाई पड़ता है, उसी कारण से व्यक्ति के मन के अंदर इस सभ्यता के प्रति एक तृष्णा जो है वो जागती है। इसलिए ऐसे वर्णन हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर सत्य के प्रति हमारा जो आग्रह है वो बढ़ जाता है। निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि अहम से जो मुक्ति है उसी में ही वास्तविक आत्मानुभूति है, जो रसानुभूति और मूल्यानुभूति की प्रक्रिया है। रस में नैतिकता का और नैतिकता में ही शक्ति का विलय हो सकता है। आचार्य जी ने इस पूरे निबंध के अंतर्गत बहुत ही चिंतनशील और बहुत ही प्रभावशाली विषय को लेकर के उसकी विस्तृत व्याख्या की है। धन्यवाद।